अस्सलाम वालेकुम। कल बेटा हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस तक पढ़ लिया था। आज हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। वायरस का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे डिटेल के साथ, और स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद वायरस का लाइफ साइकिल पढ़ेंगे और कुछ वायरल डिजीजेस पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर इंशाल्लाह क्लोज हो जाएगा। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। वायरस का स्ट्रक्चर, जो वायरस होता है बेटा, अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखें तो वायरस कंसिस्ट ऑफ टू केमिकल्स। वायरस आमतौर पर दो केमिकल से बना होता है। कौन कौन से? कल मैंने आपको बताया था, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के मिलने से क्या बनता है बेटा? वायरस बनता है। ठीक है, तो जरा देखते हैं। वायरस का बेटा जो सेंटर होता है, सेंटर में न्यूक्लिक एसिड होता है। वायरस के सेंटर में बेटा क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड के इर्द गिर्द बेटा प्रोटीन की एक कवरिंग होती है, प्रोटीन का एक कोट होता है। ये तो ये आपके सामने मैंने क्या ड्रॉ किया है? एक वायरस। वायरस के सेंटर में न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड आप जानते हैं, न्यूक्लिक एसिड की आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, डीएनए और आरएनए। ठीक है, फिलहाल आपको कौन सा न्यूक्लिक एसिड नजर आ रहा है? वायरस में डीएनए नजर आ रहा है, डबल स्ट्रैंड। और उस न्यूक्लिक एसिड के इर्द गिर्द प्रोटीन की एक कवरिंग होती है, प्रोटीन का एक कोट होता है। तो ये जो कोट है न्यूक्लिक एसिड के इर्द गिर्द, ये जो प्रोटीन का आपको क्या नजर आ रहा है बेटा? कोट नजर आ रहा है। दिस इज कॉल्ड कैप्सिड। इसको क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। ये जो कोट है प्रोटीन का, ये छोटे छोटे यूनिट्स से बना होता है। वो जो कोट था, आप देख सकते हैं, जिसको हमने कैप्सिड कहा था। कैप्सिड छोटे छोटे यूनिट्स से बना होता है। इन छोटे छोटे यूनिट्स को क्या कहते हैं? कैप्सोमेयर्स। डिफरेंट वायरसेस में कैप्सोमेयर्स की तादाद डिफरेंट होती है। बुक में लिखा होगा एडिनो वायरस और एक और वायरस होगा, उसमें कैप्सोमेयर्स की तादाद दी गई होगी, वो आपने याद रखना। इन शॉर्ट, वायरस के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड। और वो जो सेंट्रल पार्ट होता है वायरस का, जो न्यूक्लिक एसिड होता है, इसको हम जीनोम कहते हैं। सेंट्रल पार्ट को बेटा हम क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। ओके, और जो कि न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। और इस जीनोम के इर्द गिर्द प्रोटीन की बनी हुई एक कवरिंग होती है, कोट होता है, उसे कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड बड़े छोटे यूनिट्स से बना होता है। उन यूनिट्स को क्या कहते हैं? कैप्सोमेयर्स कहते हैं। ठीक है बेटा? अच्छा, अब ये हमने थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर पढ़ा वायरस का। इसके अलावा कुछ वायरसेस ऐसे हैं जिनके कैप्सिड के इर्द गिर्द एक कोर कवरिंग होती है। कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनके कैप्सिड के इर्द गिर्द एक और कवरिंग होती है। इस कवरिंग को कहते हैं इनवेलप। और ये वाला वायरस जिसके इर्द गिर्द इनवेलप होती है, ये रेड कलर की, इसे इनवेलप्ड वायरस कहते हैं। और कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनके इर्द गिर्द इनवेलप नहीं होती, कैप्सिड के इर्द गिर्द कोई एक्स्ट्रा कवरिंग नहीं होती, इनवेलप नहीं होती, इन्हें कहते हैं नेकेड वायरस।
ठीक है। और एक ऐसा वायरस जो बिल्कुल अटैक करने के लिए, अपने होस्ट पर अटैक करने के लिए तैयार बैठा हो, वो रेडी होता है फॉर इन्फेक्शन। तो वो जो इन्फेक्शियस वायरस होता है उसे कहते हैं वायरियन। वायरियन, ये आपने टर्म याद करनी है। वायरियन, वायरियन क्या है? एक इन्फेक्शियस वायरस जो इन्फेक्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार है, उसको वायरियन कहते हैं। एक और टर्म है प्रायोन। प्रायोन क्या होते हैं? शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, प्रायोन्स क्या होते हैं? दीज आर इन्फेक्शियस प्रोटीन्स। ये वायरस नहीं होते, तो फिर ये क्या होते हैं? इन्फेक्शियस प्रोटीन्स। बड़ी अजीबोगरीब किस्म की प्रोटीन्स होती हैं जो इन्फेक्ट करती हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर अटैक करती हैं। तो ये जो इन्फेक्शियस प्रोटीन्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर अटैक कर देती हैं प्रियॉन्स के, ठीक है, और ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाकर बीमारियां फैलाती हैं। येलो बॉक्स में प्रियॉन्स के बारे में लिखा हुआ है। दे कंसिस्ट ऑफ ओनली प्रोटीन। ये सिर्फ प्रोटीन से बनी होती है और ये अटैक कर देती है, इन्फेक्ट कर देती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी। इनमें न्यूक्लिक एसिड नहीं होता, इसलिए इनको वायरस नहीं कहते। वायरस भी इन्फेक्शियस होता है, लेकिन वो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों से बना होता है, लेकिन ये सिर्फ प्रोटीन से बनी होती है। ये इन्फेक्शियस प्रोटीन है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर अटैक करती है, इन्फेक्ट करती है इन्हें, और ये मुख्तलिफ बीमारियां फैलाती है। मैड काउ डिजीज एक बीमारी है, गाय में अगर दाखिल हो जाए तो गाय पागल हो जाए। एंड मिस्टीरियस ह्यूमन ब्रेन इन्फेक्शन भी इसी की वजह से होता है। ठीक है बेटा, तो ये कुछ टर्म्स की आपने याद करनी है। नेक्स्ट है सम वायरल डिजीजेस। सम वायरल डिजीजेस, कुछ वायरस की वजह से होने वाली बीमारियां। उनमें से सबसे पहले बेटा मैंने जिक्र की होगी स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स इस बीमारी में क्या होता है? स्किन पर, ये वायरल डिजीज है, वायरस की वजह से होती है। कौन से वायरस की वजह से होती है वो सारा बुक में लिखा होगा बेटा। ये डीएनए वायरस की वजह से होती है। स्मॉल पॉक्स जरा देखकर बताएं कौन से वायरस की वजह से होती है बेटा। शाबाश। डीएनए वायरस, ऐसा वायरस जिनमें डीएनए पाया जाता है, उसकी वजह से अगर वो बॉडी में दाखिल हो जाए उसे पॉक्स वायरस कहते हैं। स्मॉल पॉक्स बीमारी हो जाएगी। इस बीमारी में क्या होता है? स्किन पर छोटे छोटे दाने बनते हैं, लीजन्स कहते हैं उनको। और वो दाने फिर वो लीजन्स पस्ट्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। पस्ट्यूल्स कहते हैं फिंसियों को, जिनमें रेशा वगैरह भर जाए, ठीक है। और जब वो रेशा निकल जाता है तो वो जिस जगह पे दाना बना होता है उधर छोटे छोटे पोक्स रह जाते हैं। पोक्स कहते हैं निशानात को, निशान को। वो छोटे छोटे पोक्स रह जाते हैं जिस जगह पे दाने बने थे स्किन पर, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? स्मॉल पॉक्स। ठीक है, इसकी डिटेल आप लोग से देख लीजिएगा, अब इतना टाइम नहीं है कि आपको ये कर सकता है। ठीक है, डीएनए वायरस की वजह से। अगली बीमारी जो है वो है हर्पेस सिम्प्लेक्स। उससे अगली जो बीमारी है वो है मीजल्स एंड मम्प्स। और उससे भी है पोलियोमाइलिटिस। पोलियोमाइलिटिस
ये कुछ बीमारियां बेटा जो किसकी वजह से होती हैं, वायरस की वजह से होती है। आपने इन बीमारियों को अच्छे से याद करना है, इनमें से बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। कोई भी डिजीज वो आपसे शॉर्ट के तौर पर पूछ सकता है बेटा, ठीक है, इनको आपने अच्छे से याद करना है। दूसरी जो बीमारी है हर्पेस सिम्प्लेक्स। हर्पेस सिम्प्लेक्स में बेटा क्या होता है, ये कौन से वायरस की वजह से होती है हर्पेस सिम्प्लेक्स? बेटा हर्पेस सिम्प्लेक्स होती है अगेन कौन से वायरस की वजह से? डीएनए वायरस की वजह से होती है ये भी, ठीक है। हर्पेस सिम्प्लेक्स भी डीएनए वायरस की वजह से होती है। और इसके बाद इसमें होता क्या है, इसमें बेटा लिप्स वगैरह के मुंह वाले रीजन जो होते हैं ना, लिप्स वगैरह के करीब दाने बन जाते हैं, ऐसे दाने बनते हैं जिनमें खून भरा होता है, ठीक है, हर्पेस सिम्प्लेक्स। फिर मीजल्स एंड मम्प्स है बेटा। मीजल्स और मम्प्स जो है ये जिन वायरसेस की वजह से होती है, उन वायरसेस का नाम है पैरामिक्सोवायरसेस। खास किस्म के वायरस होते हैं, अगर ये बॉडी में दाखिल हो जाएंगे तो फिर मीजल्स या क्या हो जाएगी, मम्प्स हो जाएंगे, ठीक है। और ये आरएनए वायरसेस होते हैं, इनमें आरएनए पाया जाता है। और फिर एंड पर है बेटा पोलियो माइलिटिस। पोलियो वायरस की वजह से होती है और आमतौर पर ये बच्चों को ज्यादा होती है ये वाली बीमारी। पोलियो आप जानते हैं, पोलियो के कतरे भी पिलाए जाते हैं, ठीक है। बच्चों की टांगे इसमें टेढ़ी हो जाती है अगर ये वायरस बॉडी में दाखिल हो जाए। वो बच्चा अपनी टांगों पे खड़ा नहीं हो सकता, टांगे वीक होती हैं और फिर टेढ़ी हो जाती है। तो ये भी वायरस की वजह से होती है। और एक और बीमारी है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा आप जानते ही हैं, ये नजला जुकाम होता है, इसे इन्फ्लुएंजा ही है। ये बेटा एक और वायरल डिजीज है, इनमें से कोई भी आपको शॉर्ट के तौर पर आ सकती है। स्ट्रक्चर की समरी करने, ओके बेटा मैं कर देता हूँ। ये बैटमैन साहब पहले तो बताएं कौन है, नाम क्या बेटा आपका? बैटमैन है या कोई और नाम भी है आपका? अच्छा ठीक है बेटा, अच्छा भला नाम है आपका, आपने क्यों का नाम बैटमैन रखा? ओके ओके। अच्छा स्ट्रक्चर की मैं समरी दोबारा बता देता हूँ। बेटा जो वायरस होता है आमतौर पर वो दो केमिकल से बना होता है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड वायरस के बिल्कुल सेंटर में होता है, और वो वाला हिस्सा वायरस का, वो वाला केमिकल जो बिल्कुल सेंटर में होता है उसे कहते हैं जीनोम। तो जो सेंट्रल पार्ट होता है वायरस का विच इज न्यूक्लिक एसिड, उसको हम बेटा क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं, ठीक है। और बेटा जीनोम के इर्द गिर्द प्रोटीन की एक कवरिंग होती है, प्रोटीन का बना हुआ एक कोट होता है, उसे कैप्सिड कहते हैं। ये ब्लैक कलर का आपको कोट नजर आ रहा होगा, ये प्रोटीन से बना होता है। वायरस के सेंटर में बेटा जो पार्ट होता है उसे जीनोम कहते हैं, और सेंट्रल पार्ट जिसको हम जीनोम कहते हैं वो न्यूक्लिक एसिड होता है, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। डीएनए आपको पता है डबल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। जीनोम के इर्द गिर्द न्यूक्लिक एसिड के इर्द गिर्द प्रोटीन का बना हुआ एक कोट होता है, उसे कैप्सिड कहते हैं। अब ये जो कैप्सिड है ये मजीद छोटे छोटे यूनिट्स से बना होता है। ये जो प्रोटीन का कोट है ब्लैक कलर का, ये मजीद छोटे छोटे यूनिट से बना होता है, जिन्हें कहते हैं कैप्सोमेयर्स, ठीक है। और डिफरेंट वायरसेस में कैप्सोमेयर्स की तादाद डिफरेंट होती है। और बेटा कैप्सिड के इर्द गिर्द एक और कवरिंग होती है। कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनके कैप्सिड के इर्द गिर्द एक और कवरिंग होती है, उस कवरिंग को एनवेलप कहते हैं बेटा, एनवेलप, ठीक है। और कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनके इर्द गिर्द एनवेलप नहीं होती, उन्हें कहते हैं नेकेड वायरसेस। न्यूक्लियो कैप्सिड बेटा बहुत आसान है ना, न्यूक्लियो कैप्सिड, वायरस का ही दूसरा नाम न्यूक्लियो कैप्सिड है। क्यों? देखिए ना, वायरस के सेंटर में न्यूक्लिक एसिड होता है और न्यूक्लिक एसिड के इर्द गिर्द क्या है, कैप्सिड।
तो न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड को दोनों को इकट्ठा क्या कहेंगे? न्यूक्लियोकैप्सिड। न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड को दोनों को इकट्ठा एक साथ क्या कहेंगे? न्यूक्लियोकैप्सिड। क्लियर है बेटा? न्यूक्लियोकैप्सिड क्या है? न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड दोनों को एक साथ न्यूक्लियोकैप्सिड कहते हैं। ओके, तो हम बात कर रहे थे सब वायरल डिजीजेस की। तो ये कुछ वायरल डिजीज है बेटा, ये आपको शॉर्ट के तौर पर आएंगी, ये आपने अच्छे से याद कर, ये इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई एक आधी बीमारी आपको शॉर्ट के तौर पर आ सकती है। नेक्स्ट है बेटा बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज ये क्या होता है? बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस है विच अटैक ऑन द बॉडी ऑफ बैक्टीरिया। ऐसा वायरस बेटा जो बैक्टीरिया की बॉडी पर अटैक करता है, उस वायरस को हम क्या कहेंगे? बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज क्या होता है? अ वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया। एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरिया की बॉडी पर अटैक करता है, उस वायरस को बेटा हम क्या कहेंगे? बैक्टीरियोफेज कहेंगे। तो बैक्टीरियोफेज ये शॉर्ट के तौर पर बहुत दफा आया। इनको डिस्कवर किसने किया था? बैक्टीरियोफेज को दो साइंटिस्ट थे, एक था डी हेयरले एंड ट्वॉर्ट। डी हेयरले एंड ट्वॉर्ट, उन्होंने इन वायरसेस को डिस्कवर किया था जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। बैक्टीरियोफेजेस आर दोज वायरसेस व्हिच इन्फेक्ट बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया की बॉडी पर अटैक करते हैं। बेटा इसका पहले स्ट्रक्चर पढ़ने बैक्टीरियोफेज का, फिर इसका पूरा लाइफ साइकिल भी पढ़ना। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। Structure. Bacteriophage consists of two parts, head and tail. बेटा ये वाला जो वायरस है बैक्टीरियोफेज, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, इसकी बॉडी के दो पार्ट, एक हेड है और दूसरा क्या है? टेल है। हेड और टेल दोनों को स्टडी करते हैं, जरा डायग्राम बनाते हैं। ये बेटा मैं हेड बना रहा हूं, ये बेटा मैंने आपके सामने क्या बनाया है? हेड। ये बैक्टीरियोफेज का हेड है। हेड में आप देख सकते हैं सेंटर में डीएनए पड़ा है और उस डीएनए के इर्द गिर्द कैप्सिड है, ठीक है ना? ये कैप्सिड प्रोटीन का कोट है इस डीएनए के इर्द गिर्द, जिसको कैप्सिड। ये है हेड। हेड के नीचे बेटा होती है टेल। ये रेड कलर की मैंने क्या बनाई है? टेल। बेटा टेल के इर्द गिर्द भी प्रोटीन की एक कवरिंग होती है। टेल की दोनों साइडों पर भी प्रोटीन की कवरिंग होती है, इसे कहते हैं प्रोटीनेशियस शीट। ये जो टेल की दोनों साइड पर आपको ब्लू कलर की कवरिंग नजर आ रही है, ये भी प्रोटीन से बनी होती है, इसे कहते हैं प्रोटीनेशियस शीट। प्रोटीनेशियस शीट कहते हैं इसको, ठीक है? अच्छा, ये हेड है और ये टेल है, और ये प्रोटीनेशियस शीट के अंदर आपको ये जो बेटा क्या नजर आ रही है? ये खाली जगह नजर आ रही है ना, ये खाली जगह आपको नजर आ रही होगी, इसे कहते हैं कोर। ये जो रेड
रेड कलर की टेल के अंदर आपको खाली जगह नजर आ रही है, अंदर कैविटी नजर आ रही है, उसको बेटा कोर कहते हैं। कोर। अच्छा, अब ये हेड है और ये क्या है, टेल है। हेड और टेल के दरमियान बेटा कॉलर होता है। ये लीजिए वायरस का भी कॉलर है आपको। हेड और टेल के दरमियान कॉलर है। ये कॉलर है, ठीक है। अच्छा, और ये जो टेल का एंड वाला हिस्सा है, टेल के सिरे पे बेटा एक प्लेट होती है, उसे कहते हैं एंड प्लेट। टेल के इस सिरे पर बेटा क्या होती है, एक प्लेट होती है, इसे कहते हैं एंड प्लेट। इस प्लेट से बेटा लंबी लंबी टांगे निकलनी होती हैं वायरस को। ठीक है, तो ये एंड प्लेट से आपको क्या निकलती नजर आ रही है, वायरस की टांगे, इन्हें कहते हैं टेल फाइबर। तो ये बैक्टीरियोफेज का आपके सामने स्ट्रक्चर है, कि ओवरऑल स्ट्रक्चर हमने बैक्टीरियोफेज का बना। अब हम देखते हैं बैक्टीरियोफेज का लाइफ साइकिल। ये जो बैक्टीरियोफेज है जिसका हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया है कि इसका हेड होता है, टेल होती है, टेल और हेड के दरमियान कॉलर होता है, और टेल के एंड से क्या निकल रही होती है, फाइबर्स, टेल फाइबर्स। 6 टेल फाइबर्स होते हैं, विच आर अटैचमेंट ऑर्गन, जो इस वायरस को बैक्टीरिया की बॉडी के साथ अटैच करती हैं। ये टांगे, ये टेल फाइबर्स 6 होते हैं। अब जरा हम पढ़ते हैं लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज का बेटा लाइफ साइकिल पढ़ते हैं। बैक्टीरियोफेज का लाइफ साइकिल, बैक्टीरियोफेज 2 तरह का लाइफ साइकिल शो करता है, 2 तरह का। एक है लिटिक साइकिल, और दूसरा है लाइसोजेनिक साइकिल। लिटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल। लिटिक साइकिल में क्या होता है, बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर दाखिल होकर उसे किल कर देता है, मार डालता है, रहम नहीं करता अपने होस्ट पर, बैक्टीरिया पर। क्या करता है, पहले आकर अटैच होता है, ठीक है। लिटिक साइकिल में क्या होगा, मैं स्टेप सीधे लिखता जाता हूं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा बेटा लिटिक साइकिल का, सबसे पहला स्टेप होगा अटैचमेंट या एडजॉर्प्शन, जिसे कहते हैं एडजॉर्प्शन। सबसे पहला स्टेप लिटिक साइकिल का क्या होगा, एडजॉर्प्शन। इसमें क्या होगा, सिंपली बैक्टीरियोफेज या वायरस बैक्टीरिया की बॉडी के साथ सिंपली आकर अटैच होगा बेटा। किसके जरिए अटैच होगा, वायरस या बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया की बॉडी के साथ आकर किसके जरिए अटैच होगा, वायरस अपनी बॉडी के किस पार्ट के जरिए बैक्टीरिया की बॉडी के साथ अटैच होगा, बताएं सर। अभी बताया मैंने। जी बिल्कुल, टेल फाइबर्स, टेल फाइबर्स के जरिए आकर जो बैक्टीरियोफेज है, ये टेल फाइबर के जरिए बैक्टीरिया की बॉडी के साथ अटैच होगा। दिस स्टेप इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। दूसरा स्टेप क्या है, पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन में क्या होगा, वायरस अपना डीएनए बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर इंसर्ट करता है। आपको पता ना कि पूरा का पूरा वायरस बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर नहीं जाता,
सिर्फ वायरस का डीएनए कहां जाता है? बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर, दिस इज कॉल्ड पेनिट्रेशन। और तीसरा स्टेप बेटा क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। वो जो वायरस का डीएनए, वायरल डीएनए बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर चला गया, वो वायरल डीएनए अंदर जाकर क्या करेगा? वो पहला काम जो अंदर जाकर करेगा वो बैक्टीरिया की बायोसिंथेटिक मशीनरी पर, बैक्टीरिया के एंजाइम्स पर कब्जा कर लेगा। वायरस का जो डीएनए बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर गया है, वो डीएनए अंदर जाकर खामोश नहीं बैठेगा। वो डीएनए अंदर जाकर सबसे पहला काम क्या करेगा? वायरस का डीएनए वो बैक्टीरिया के अंदर जितने भी एंजाइम्स होंगे उनको टेक ओवर कर लेगा, उस पर कब्जा कर लेगा, और उन एंजाइम्स को बैक्टीरिया के काम करने से रोक देगा, उन एंजाइम्स से अपने काम करवाएगा और उन एंजाइम्स से नए वायरसेस बनवाएगा। इस तरह बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा नए वायरसेस बनते हैं। तकरीबन 20 मिनट्स के बाद, वायरस के अटैक करने के 20 मिनट के बाद 200 नए वायरसेस अंदर बन जाएंगे। दिस स्टेप इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन, जिसमें क्या हुआ? वायरस ने वायरल डीएनए अंदर जाकर बहुत ज्यादा नए वायरसेस पैदा किए। 20 मिनट के बाद 200 नए वायरसेस पैदा हुए। और बेटा आखिरी स्टेप लाइसिस है। सबसे आखिरी स्टेप क्या? लिटिक साइकिल का लाइसिस, जिसकी वजह से इसको लिटिक साइकिल कहते हैं। लाइसिस में क्या होता है? जब अंदर 200 वायरसेस बन जाएंगे, वो 200 वायरसेस क्या करेंगे बेटा? वो 200 वायरसेस बैक्टीरिया को मार डालेंगे, बैक्टीरिया की बॉडी को तोड़ देंगे, ब्रेक करके बैक्टीरिया की बॉडी से बाहर आ जाएंगे। दिस स्टेप इज कॉल्ड लाइसिस। तो लिटिक साइकिल में क्या हुआ? बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो गया, मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया वायरस ने बैक्टीरिया को। लाइसोजेनिक साइकिल में ऐसा है। लाइसोजेनिक साइकिल में फिर क्या होता है बेटा? लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है? लाइसोजेनिक साइकिल में बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय नहीं होता। जो वायरस है पहले आकर अटैच होगा बैक्टीरिया के साथ, लाइसोजेनिक साइकिल बता रहा है, पहले वो बैक्टीरिया की बॉडी के साथ आकर अटैच होगा, फिर अपना वायरल डीएनए, वायरस अपना डीएनए अंदर भेजेगा बैक्टीरिया की बॉडी के, लेकिन अब की बार वो जो वायरल डीएनए अंदर किया है वो बैक्टीरिया के एंजाइम्स पर कब्जा नहीं करेगा, बल्कि वो वायरल डीएनए अपने आप को बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के साथ अटैच कर लेगा। वो वाला वायरल डीएनए जो अपने आप को बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के साथ जाकर अटैच कर ले, बैक्टीरिया को नुकसान ना पहुंचाए, उस वायरल डीएनए को प्रोफेज कहते हैं। प्रोफेज। क्लियर बेटा? प्रोफेज किसे कहते हैं? बेटा प्रोफेज क्लियर है? ओके। वो वाला वायरल डीएनए जो जाकर सिंपली अपने आप को क्रोमोसोम, बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ जाकर अटैच कर ले, उसे नुकसान ना पहुंचाए, उसे प्रोफेज, ठीक है। और ये लाइसोजेनिक साइकिल की बात हो रही है। अब वो जो प्रोफेज है, वो जो वायरल डीएनए जिसने अपने आप को बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के साथ जाकर अटैच कर लिया है, वो क्या करेगा? वो उस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, बल्कि वो उस बैक्टीरिया की जनरेशंस में ट्रांसफर होगा। वो जो बैक्टीरिया है जिसके क्रोमोसोम के साथ वायरस का डीएनए जुड़ा हुआ है, उस बैक्टीरिया की औलाद पैदा होगी आगे, तो उस बैक्टीरिया की औलाद में भी वायरल का डीएनए ट्रांसमिट होगा, वायरस का डीएनए ट्रांसमिट और होता जाएगा। जितनी जनरेशन बैक्टीरिया की पैदा होगी, जितनी औलाद पैदा होगी, एक बैक्टीरिया से, उस एक बैक्टीरिया से जिसके क्रोमोसोम के साथ वायरल डीएनए अटैच था, हजारों नए बैक्टीरिया पैदा हो जाएंगे। उन हजारों नए बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर वायरस का डीएनए ट्रांसमिट होगा और एक वक्त आएगा कि वो जो वायरस का डीएनए जो बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के साथ अटैच था, वो अचानक से उधर से क्या हो जाएगा? डीअटैच। और कौन सा साइकिल स्टार्ट कर देगा? लिटिक साइकिल। पहले कौन सा साइकिल चल रहा था? लाइसोजेनिक साइकिल, जिसमें वायरल डीएनए बैक्टीरिया को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन अचानक से उस वायरस के डीएनए को कुछ होता है, वो बैक्टीरिया के क्रोमोसोम से बाहर निकल जाता है और वो कौन सा साइकिल स्टार्ट कर देता है? लिटिक साइकिल। तो मामला लाइसोजेनिक साइकिल से किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिटिक साइकिल में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंडक्शन। इंडक्शन भी शॉर्ट है बेटा। वो जो वायरस लाइसोजेनिक साइकिल कर रहा था, जो बैक्टीरिया को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, उसे अचानक कुछ होता है, वो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है।
तो लाइसोजेनिक साइकिल का किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? इलेक्ट्रिक साइकिल में। दिस इज कॉल्ड इंडक्शन। जी बेटा क्लियर है? तो साइकिल क्लियर है, इंपॉर्टेंट है बहुत। बायोसिंथेटिक मशीनरी बेटा कहते हैं बरीरा वर्दा, बायोसिंथेटिक मशीनरी कहते हैं एंजाइम्स को। बायोसिंथेटिक मशीनरी कहते हैं एंजाइम्स को। वायरस का डीएनए बैक्टीरिया की बायोसिंथेटिक मशीनरी पर टेक ओवर कर लेता है। बायोसिंथेटिक मशीनरी मीन एंजाइम्स। ठीक है बेटा? हाँ जी, और कोई किसी का क्वेश्चन जल्दी पूछ लें। चैप्टर तो आज कंप्लीट नहीं हुआ, परसों इंशाल्लाह हो जाएगा, मंडे वाले दिन। एड्स एक रह गया आपका बेटा, और हेपेटाइटिस रह गया। बेटा आप लोग तैयारी कर रहे हैं ना घर, आपके लिहाज से मैं बेफिक्र हो जाऊं कि चले बच्चे पढ़ रहे हैं बायो, कि फिक्र करनी चाहिए बेटा। टेम्परेट फेज वो वाला वायरस जो लाइसोजेनिक साइकिल करवाता है, वो वाला वायरस जो लाइसोजेनिक साइकिल करवाता है, जो लाइसोजेनिक साइकिल फॉलो करता है, यानी वो वाला वायरस जो अपने होस्ट को नुकसान नहीं पहुंचाता बैक्टीरिया, उस वायरस को टेम्परेट फेज कहते हैं। उस वायरस को टेम्परेट फेज कहते हैं। कौन से वायरस को टेम्परेट फेज कहते हैं? वो वाला वायरस बेटा, वो वाला वायरस जो अपने अपने होस्ट को, बैक्टीरिया को नुकसान नहीं पहुंचाता, यानी जो लाइसोजेनिक साइकिल फॉलो करता है, उस वायरस को हम टेम्परेट फेज में। फिक्र करें आपकी। तो नहीं पढ़ रही हैं आप बरीरा वर्दा बेटा, नहीं पढ़ रहे हैं आप? फिक्र तो उनकी करते हैं जो ना पढ़ रहे। आप कह रहे हैं सर हमारी फिक्र करें, तो मतलब आप घर में नहीं पढ़ रहे। क्यों भाई? आप दोनों बहनें, आपको तो चाहिए कि सुबह उठे और फजर पढ़ के इशा तक पढ़ते ही रहे। आप दोनों एक दूसरे को पढ़ाएं अच्छे से। अच्छा आप ओवरऑल बोल, चलिए ओवरऑल तो बेटा फिर फिक्र होती है। जी बेटा शहर, आपकी फिक्र करनी चाहिए कि नहीं? चलें ठीक है भाई, मोहनस कह रहा है पूरी कोशिश जारी है, आप दुआएं करें। चलें ठीक है बेटा, मेरी दुआएं आपके साथ है। जी जी बेटा। अनस बेटा आपकी तो फिक्र करने की मुझे जरूरत नहीं है। Am I right अनस? क्या आपकी जरूरत है फिक्र करने की? पढ़ रहे हैं आप? अच्छा, आई होप कि जी बिल्कुल, सहर भी कह रही है पेपर अच्छे होंगे। गुड। अलीना, लाइबा, वहीद 86, मरियम तनवीर, बेटा आप सब भी आई होप के अच्छे से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि आप लोग क्लासेस ले रहे हैं। आई होप के जो बच्चे क्लासेस ले रहे हैं, रिवीजन जो अच्छे से कर रहे हैं, वो तैयारी भी घर करते हैं। ठीक है? तो बाकी जो बच्चे क्लासेस नहीं ले रहे, उनका तो अल्लाह ही हाफिज है। फिर या तो उन्हें सब कुछ आता है इसलिए वो क्लासेस नहीं ले रहे, या तो फिर उनका दिल नहीं करता। यही दो काम हो सकते। ठीक है बेटा, आप अच्छे से दिल लगाकर पढ़ें। आप पढ़ें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो उसको अंडरलाइन कर लें, अंडरलाइन कर लें। अगले दिन जब लेक्चर हो क्लास में आकर पूछ लें कि सर ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई, तो पूछ लिया करें।
लेक्चर स्टार्ट होने से पहले, लेक्चर के दौरान, लेक्चर के बाद, अब जब चाहे पूछे, लेकिन पूछे जरूर बेटा, और घर में पढ़ते रहें बेटा। ये समझ लें आपका आपका एक इम्तिहान हो रहा है अल्लाह ताला की तरफ से। कुछ बच्चे तो बड़े रिलैक्स हैं भाई, कॉलेजेस खुल नहीं रहे, तो जाहिर है कॉलेजेस अभी तक खुले नहीं है, पता नहीं फर्स्ट ईयर के पेपर होने भी है या नहीं होने, वो बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे हैं और निकम में काम करना छोड़ा हुआ है। लेकिन कुछ बच्चे हैं कि वो सिंसियर है, वो थोड़े से अक्ल का मुजाहिरा कर रहे हैं कि नहीं पेपर होने अगर होंगे तो क्या होगा हमारा, तो इसलिए वो तैयारी कर रहे हैं। और बेटा अल्लाह ताला जो तैयारी करते हैं उनकी मेहनत को ज़ाया नहीं जाने देता, ठीक है। तो आप में से आई होप कि आप सारे बच्चे ही तैयारी कर रहे होंगे और इंशाल्लाह करते रहें, अल्लाह ताला आपकी मेहनत को ज़ाया नहीं जाने देगा, ठीक है। चलें बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज। कल इंशाल्लाह सॉरी परसों आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। मेरी दुआएं आपके साथ है बेटा, आप बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ें और बेटा गिव अप नहीं करना। जी बेटा, क्या पूछना है आपने मोनेस? चैप्टर 2 से लॉन्ग बता दूं बेटा? चैप्टर 2 के लॉन्ग सबसे पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग तो वही है, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। दूसरा लॉन्ग है बेटा वो जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर था, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, वो बेटा चारों के चारों स्ट्रक्चर आपको ऐसा लॉन्ग आ सकते हैं। ये दूसरा लॉन्ग हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और बेटा तीसरा लॉन्ग है न्यूक्लिक एसिड। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है चैप्टर नंबर 2 में से अकॉर्डिंग टू एएलपी। कौन कौन सी? इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। ये तीनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 90 to 80% चांसेस है कि इनमें से लॉन्ग है। लेकिन जो दो लॉन्ग और है वो लॉन्ग तो नहीं है, वो छोटे छोटे पैराग्राफ है बेटा, छोटे छोटे 5-5 6-6 लाइन होती है, लेकिन वो दे सकते हैं उनको भी लोग। और वो है लिपिड्स का इंट्रोडक्शन और कार्बोहाइड्रेट्स का इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। वो भी देख लीजिएगा, वो ज्यादा मुश्किल नहीं है बेटा, उनकी आपको पता डिटेल तो है इसमें। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।